तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग भारत और चीन संबंधों के बारे में पढ़ेंगे, इंडो चाइना रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत चीन संयोग सबसे पहले देख लेते हैं। तो सेकंड वर्ल्ड वार में डॉक्टर द्वारिका प्रसाद कोटनीस शरणार्थ चाइना गए, वहाँ पर उनका स्मारक बना हुआ है। 1949 में माओ की साम्यवादी क्रांति के बाद चीन को मान्यता देने वाला प्रथम गैर साम्यवादी देश कौन था? भारत था। पंचशील समझौता होता है 1954 में भारत चीन के मध्य। राज्य प्रधानमंत्री नेहरू व चीनी प्रधानमंत्री चाओ एन लाई के मध्य होता है और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया गया। समझौता अप्रैल 1954 को बीजिंग में हुआ। चीन वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। यह दर्रा 2006 में चीन से व्यापार हेतु भारत ने खोला था। हैंड इन हैंड भारत चीन का साझा सैनिक अभ्यास है। ये भारत और चीन के मध्य हैंड इन हैंड संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास 2008 में आतंकवाद से निपटने के लिए गया था। फिर वुहान भावना, ये 2008 में मोदी का वुहान यानी चाइना का एक प्रकार से अनौपचारिक दौरा था। मोदी व शी जिनपिंग के मध्य अनौपचारिक वार्ता हुई। चेन्नई कनेक्ट अक्टूबर 2019 को मामलापुरम यानी महाबलीपुरम चेन्नई और तमिलनाडु में शी जिनपिंग व मोदी के मध्य अनौपचारिक बैठक हुई। वुहान भावना को मद्रास में दोहराया गया। फिर क्षेत्रीय सहयोग संगठनों में सहयोग, तो ब्रिक्स में भी भारत है और चाइना है और एससीओ में भी भारत और चाइना है। हालांकि भारत एससीओ में 2016 में एक प्रकार से आया था। फिर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो बीजिंग में है 2015 में बना था। इंडिया फाउंडिंग मेंबर है और सेकंड लार्जेस्ट पार्टनर भी है। भारत और चाइना के मध्य समकालीन सहयोग के मुद्दे जलवायु परिवर्तन, WTO की वार्ताएं और बहुध्रुवी विश्व हो सकता है। भारत और चीन के मध्य विवाद क्या है? 1962 में भारत चीन युद्ध और कोलंबो प्रस्ताव इंडो चाइना के मध्य शांति के लिए। फिर हैंडरसन ब्रुक रिपोर्ट, लेफ्टिनेंट जनरल ब्रुक और ब्रिगेडियर PS भगत का 1962 का विश्लेषण था बेसिकली ये। सीमा विवाद, ये मैकमोहन रेखा है 1914 में स्थापित की गई थी। फिर अक्साई चीन विवाद, ये लद्दाख में है अक्साई चीन। तो 1962 के इंडो चाइना वार के समय चीन पर इस पर कब्जा कर लिया था चीन ने। अक्साई चीन अब सिंजियांग उइगर राज्य का हिस्सा है। 1993-1996 में इंडो चाइना बॉर्डर एग्रीमेंट के बाद LAC पर ज़्यादा विवाद नहीं है। 1865 की जॉनसन सर्वे एवं जॉनसन लाइन के अनुसार अक्साई चीन जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। नेफा विवाद, तो अरुणाचल प्रदेश यानी इसको पहले क्या कहा जाता था? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता था। नेफा में भी विवाद है। तवांग शहर विवाद, तो अरुणाचल के इस शहर को चीन अपना बताता है। दौलत बैग ऑल्डी क्षेत्र, ये लद्दाख में है, यहाँ भी चाइना अपना एक प्रकार से वर्चस्व दिखाता है। फिर पोंगयोंग सो झील विवाद 2020 में, गलवान घाटी विवाद 2020 में, दौलत बेग गोल्डी लद्दाख में होता है। ये गलवान घाटी विवाद जून 2020 भारत के 20 सैनिक इसमें मारे गए। गलवान घाटी लद्दाख और अक्साई चीन के मध्य है। सक्सकाम वैली, ये गिलगिट बाल्टिस्तान का सक्सकाम वैली पार्ट 1963 में पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया था बेसिकली। सक्सकाम वैली का जो एरिया है वो। तिब्बत विवाद, तो 1950 में चीन का तिब्बत पर कब्जा हो गया। 1959 में दलाई लामा का भारत में आना और धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में बसना। दक्षिण चीन सागर विवाद, तो चाइना यहाँ इंडिया की उपस्थिति का विरोध करता है। ब्रह्मपुत्र नदी विवाद, चाइना यहाँ बड़े बड़े बांध बना रहा है। लालहो परियोजना, ये बांग्लादेश ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी पर है लालहो परियोजना। चाइना की मोतियों की माला स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति, भारत को घेरने हेतु बेसिकली नीति है। कहाँ? समुद्री क्षेत्र में। तो पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह, बकाराकोरम दर्रे से चीन पाक कॉरिडोर का विकास, श्रीलंका में हम्बन टोटा बंदरगाह का विकास, म्यांमार में कोको द्वीप पर सैनिक कमान, बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाह का विकास। इसके माध्यम से एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति अपना रहा है भारत को घेरने के लिए समुद्री मार्ग से चाइना। स्टेपल वीजा विवाद और सिक्किम के भारत विलय का विरोध, बेसिकली जो सिक्किम का विलय हुआ है उसका एक प्रकार से विरोध करता है चाइना। और जो भारत के नागरिक हैं, फॉर एग्जाम्पल अरुणाचल प्रदेश के नागरिक हो गए अरुणाचल प्रदेश के, तो उनको स्टेपल वीजा देता है। मतलब एक प्रकार से एक विवादित क्षेत्र है ये, इस प्रकार कह के वीजा देता है। पूरा भारत का वीजा नहीं देता है कि भारत का क्षेत्र ऐसा करके वीजा नहीं देता है। एक विवादित क्षेत्र उसको मानता है और इस प्रकार से वीजा देता है। पाकिस्तान को परमाणु सहायता एवं उग्रवाद समर्थन
स्वच्छ का प्रस्ताव 1267 4 बार प्रस्ताव आ चुका है आतंकवादियों की काली सूची में डालने हेतु, लेकिन चीन हर बार अजहर मसूद को वीटो कर देता है। इंडो चाइना समकालीन विवाद, डोकलाम विवाद है ये बेसिकली। यह विवाद जून 2017 से अगस्त 2017 तक लगभग 3 महीने चला। विवाद का शांतिपूर्ण तरीके से कूटनीतिक समाधान निकला। डोकलाम पठार चुम्बी घाटी का हिस्सा है। चुम्बी घाटी भूटान, चीन व सिक्किम त्रिकोण पर स्थित है। अगर डोकलाम पर चीन का कब्जा हो जाता है तो चीन सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक पर स्थित तक आसानी से पहुंच उत्तर पूर्वी भारत को मुख्य रूप से ये जो मुख्य भूमि है से अलग कर सकता है। तो अगर चाइना का डोकलाम पर कब्जा हो जाता है एक प्रकार से, तो जो हमारी सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसे चिकन नेक कहा जाता है, उस पर चाइना की नज़र हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ये नीचे स्थित क्षेत्र है और जो डोकलाम डोकलाम प्लेटू है ये ऊपर है, तो वहाँ से एक प्रकार से पूरी तरह से नज़र बना के रखेगा चाइना। और एक खतरा ये है कि जो भारत का नॉर्थ ईस्ट का एरिया है उसको एक प्रकार से अलग कर सकता है चाइना। एनएसजी की सदस्यता का मुद्दा, तो एनएसजी की सदस्यता के लिए हमेशा चाइना भारत का विरोध करता है। BORB यानी बॉर्डर रोड वन बेल्ट वन रोड जो इनिशिएटिव है इसका एक प्रकार से, और CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये वन वन बेल्ट वन रोड ये सॉफ्ट पावर का प्रतीक है। भारत इसका एक प्रकार से विरोध करता है। भारत ने ना तो इसका हिस्सा बना है अपने आप को और ना ही भारत इसका एक प्रकार से समर्थन करता है, इसका विरोध ही करता है भारत। आतंकवाद पर चाइना का वीटो, मसूद जो अजहर है उसको हर बार पाकिस्तान ने बचाया है। और मालदीव में हस्तक्षेप, ये भी एक प्रकार का मुद्दा ही बना हुआ है। इंडिया के प्रयास, तो पहला मध्य एशिया से जुड़ने हेतु उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर INSTC तथा ईरान का चाबहार बंदरगाह भारत एक प्रकार से डेवलप कर रहा है। फिर स्पाइस रूट परियोजना भारत की है। जापान के सहयोग से एशिया अफ्रीका ग्रोथ परियोजना चला रहा है भारत। क्वेड, तो चीन को रोकने हेतु भारत, अमेरिका, जापान व ऑस्ट्रेलिया के मध्य रणनीतिक साझेदारी। क्वेड यानी 4, तो यह विचार आसियान देशों के सम्मेलन जो कि नवंबर 2017 में मनीला में फिलीपींस में हुआ था में उभरा। एशिया में भारत की मुख्य भूमिका मानकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एशिया पैसिफिक के बजाय इंडो पैसिफिक हिंद प्रशांत शब्द का प्रयोग करना स्टार्ट किया। क्वाड यानी क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग 2007 में बना। 2017 में इसमें तेजी आई। 2017 में इसने रेशम महापथ का यानी सिल्क कॉरिडोर का विरोध किया। अक्टूबर 2020 में इसके विदेश मंत्रियों की बैठक हुई जापान में, टोक्यो में। चीन 2007 में इसे समुद्री झाग कहा, बाद में इसे एशियन नाटो कहा। सिल्क रोड वर्सेस प्रोजेक्ट मौसम, तो हिंद महासागरीय देशों के साथ सांस्कृतिक सामाजिक संबंध बढ़ाने हेतु प्रोजेक्ट है ये, प्रोजेक्ट मौसम है। फिर अन्य तथ्य क्या क्या है, तो 2003 में वाजपेयी व चीनी प्रधानमंत्री झो रोगजी के मध्य चाइना में सहमति। चीन के सिक्किम पर भारतीय एवं भारत ने तिब्बत पर चीन की प्रभुता स्वीकार कर ली। जिबूती में चीन का सैन्य अड्डा है। डीलिंकिंग नीति, इंडिया द्वारा चीन के साथ सीमा विवाद एवं आर्थिक मामलों को अलग अलग करना। बेसिकली ये चीन क्या करता है कि आर्थिक मुद्दों को अलग करता है और रणनीतिक मुद्दों को या सीमा विवाद के मुद्दों को अलग से देखता है बेसिकली ये। फिर इन द सेंस कि दोनों को अलग अलग करने का प्रयास करता है कि हमारा आर्थिक मुद्दा तो गति पकड़ता रहे और सीमा विवाद में भारत को लपेटते रहे। मालाबार सैन्य मालाबार नौसेना अभ्यास, चीन द्वारा इसका विरोध किया जाता है। तो इसमें बेसिकली 4 देश हैं, इंडिया है, इंडिया है पहले, इंडिया और एक प्रकार से इंडिया USA और जापान के मध्य हुआ करता था। बाद में इसमें ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल कर लिया गया। इसका एक प्रकार से चाइना विरोध करता है। फिर 1998 में जॉर्ज फर्नांडिस जो कि तत्कालीन रक्षा मंत्री थे, उन्होंने परमाणु विस्फोट के बाद कहा कि चीन एनिमी नो वन, ऐसे संबंध खराब हुए। तो एक्चुअली उन्होंने ये कहा था कि 1998 के बाद जब परमाणु कार से विस्फोट किया गया कि चीन के लिए ही ये बनाया गया है। चीन ने, हमने जब पढ़ा था परमाणु नीति भारत की, तो उसमें देखा था कि चीन ने विरोध नहीं किया था, लेकिन
यूएसए को जब एक्सप्लेन किया गया कि क्यों भारत ने ऐसा किया, तो ये एक फैक्टर इसमें डाला गया कि चीन चूंकि हमारा एनिमी है, तो इसलिए हमने इसकी व्यवस्था की। पाकिस्तान को मद्देनजर रखते हुए नहीं, बल्कि चीन को मद्देनजर रखते हुए हमने परमाणु शक्ति संपन्नता हासिल की। हुबेई एवं अन्य कंपनियों पर जासूसी का आरोप लगा है। डायमर भाषा बांध ये सिंधु नदी पर गिलगित बाल्टिस्तान आदित पाक के डायमर जिले में चीन के सहयोग से बन रहा है, इसका भारत विरोध कर रहा है। अब भारत चीन संबंध को विस्तृत रूप से देखते हैं। तो ये तिब्बत का मुद्दा, तो 1911 में तिब्बत ने स्वतंत्रता की घोषणा की। 1950 में चीन का तिब्बत पर आक्रमण एवं अधिकार हो गया। तो 1951 में तिब्बत ने चीन की सर्वोच्चता को स्वीकार कर लिया। भारत पर प्रभाव, लंबी सीमा अस्तित्व में आ गई, 3488 किलोमीटर। अभी तक एक प्रकार से तिब्बत एक बफर स्टेट का काम कर रहा था, लेकिन अब सीधे चीनी सेना जुड़ गई भारत से। यह चीन की विस्तारवादी नीति को दर्शाता है। ब्रिटिश काल की बफर स्टेट नीति समाप्त हो गई। चीन की तिब्बत के प्रति वर्तमान नीति, तो तिब्बत में हान मूल के लोगों को बसाया जा रहा है, जिससे कि जनसंख्या की यानी डेमोग्राफी को एक प्रकार से चेंज किया जा सके। बड़े स्तर पर आधारभूत ढांचा विकसित किया जा रहा है, जैसे रेल, रोड, बांध इत्यादि। भारत तिब्बत पर चीन के अधिकार को मान्यता देता है, परंतु मानवाधिकार हननों का विरोध करता है और शरणार्थियों को भारत में शरण दी गई है। निर्वासन की सरकार भारत से चल रही है। भारत में धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से दलाई लामा को भारत में शरण दी गई है। फिर भारत और चीन के बीच सीमा विवाद, तो 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद एलएसी अस्तित्व में आई, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल भारत और पाकिस्तान के मध्य है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत और चीन के मध्य है। भारत और चीन के सीमा 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो पश्चिमी सीमा है, वेस्टर्न पार्ट है इसका। तो यहाँ मुख्य विवाद अक्साई चीन के आधिपत्य को लेकर, जो पश्चिमी सीमा है, ये बेसिकली सीमा, ये यहाँ पर मुख्य विवाद किसका है? अक्साई चीन के आधिपत्य को लेकर है। अक्साई चीन पर चाइना के आधिपत्य को लेकर है। भारत का दावा जॉनसन रेखा से है, जिसका निर्माण ब्रिटिश काल में लद्दाख रियासत के राजस्व खातों से किया गया। चीन इस रेखा को वैध नहीं मानता है, क्योंकि चीन को इसके बारे में सूचित नहीं किया गया था। 1962 के युद्ध के बाद चीन ने अक्साई चीन पर अधिकार कर लिया। वर्तमान नियंत्रण को वास्तविक रेखा या वास्तविक नियंत्रण रेखा दर्शाया जाता है, एक्चुअल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल माना जाता है। यह रेखा पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं है, इस कारण समय समय पर तनाव उत्पन्न हो जाता है और एक प्रकार से चाइना घुसपैठ करने की कोशिश हमेशा करता रहता है। मध्य भाग, तो इसमें हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड के पहाड़ी भाग सम्मिलित हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा विवाद नहीं है। फिर पूर्वी भाग, तो पूर्वी भाग में यानी ईस्टर्न सेक्टर में भारत का दावा मैकमोहन से है, जिसे 1914 में शिमला समझौते में बनाया गया था, जहाँ ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि हेनरी मैकमोहन थे। चीन इस रेखा को वैध नहीं मानता है, लगभग पूरे अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है। वैसे इसे दक्षिण तिब्बत कहता है। पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में चीन का दावा बढ़ता जा रहा है, जैसे इस क्षेत्र में होने वाली भारतीय प्रधानमंत्रियों की यात्रा का विरोध करता है चीन। अरुणाचल प्रदेश के नागरिकों को नत्थी वीजा देता है, वही स्टेबल वीजा देता है अरुणाचल प्रदेश के नागरिकों को। बॉर्डर के समीप गाँव का निर्माण कर रहा है चाइना। आधारभूत ढांचे का निर्माण कर रहा है। तवांग मठ पर दावा करता है। तिब्बती बौद्धों का ये दूसरा सबसे बड़ा मठ है और वहाँ पर ये एक प्रकार से चाइना दावा करता है कि हमारा ही है। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में स्थित तिब्बती बौद्धों का दूसरा सबसे बड़ा गढ़ है। ऐसा माना जाता है कि अगला दलाई लामा तवांग से हो सकता है। यदि ऐसा होता है तो तवांग तिब्बती विरोध का केंद्र बन सकता है, इसलिए चीन तवांग पर अधिकार करना चाहता है। मैकमोहन रेखा वैध है क्योंकि 1914 में तिब्बत एक संप्रभु राष्ट्र था। साम्राज्यवादियों के द्वारा बनाई गई अन्य रेखाओं को चीन स्वीकार करता है, तो इसको क्यों नहीं करेगा? जो साम्राज्यवादी देश हैं, जब कोई राष्ट्र उस समय तत्कालीन समय में स्वतंत्र रहा है और उसके साथ सीमाएं जो बनाई हैं, तो अन्य देशों के साथ तो सीमा स्वीकार करता है। म्यांमार के साथ कर लिया, तो भारत के साथ करने में दिक्कत क्या है? भारत के साथ बेसिकली ये एक प्रकार से कुटिलता का व्यवहार कर रहा है और कुछ नहीं, तंग करने की नीति है और क्या। सिक्किम, तो 1975 में सिक्किम का भारत ने विलय कर दिया गया, परंतु चीन ने इसके विरोध किया। देखो, भारत ने एक प्रकार से तिब्बत को चाइना का हिस्सा मान लिया 1950 के दशक में ही, है ना, उसका कश्मीर पर कब्जा होते, लेकिन चाइना ने नहीं माना। देखो चाइना कितना रियलिस्ट था,
बार बार क्यों कहा जा रहा है कि नेहरू जी आइडियलिस्ट थे? क्योंकि वो कुटिलताओं को समझ नहीं पा रहे थे ना। वो मैकियावेली या कौटिल्य की निगाहों से नहीं सोच रहे थे, वो प्लेटो की निगाहों से सोच रहे थे तथा इसे भारत की विस्तारवादी नीति बताया। चीन पूरे सिक्किम को विवादित मानता था। 2003 में चीन ने सिक्किम को भारत के भाग के रूप में मान्यता दी, परंतु सिक्किम के उत्तर में स्थित फिंगर टिप क्षेत्र को आज भी विवादित मानता है। डोकलाम विवाद, तो ये देखिए डोकलाम विवाद, ये चुम्बी वैली है, ये है डोंगलांग रीजन, और ये है सिक्किम चाइना भूटान टाई जंक्शन। यहाँ पर डोकलाम विवाद हुआ था बेसिकली। और ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर। चीन और भूटान के बीच 3 पठारी भाग विभाजित है। चीन और भूटान के बीच बेसिकली चीन और भूटान के बीच 3 पठारी भाग एक प्रकार से विवादित हैं। कौन कौन से? जाकर लुंग, पासम लुंग और डोकलाम। ठीक है। 1890 की अंग्रेजों और चीन के बीच एक संधि हुई। चीन के अनुसार यह संधि उन पठारों को चीन के अधीन रखती है। भारत और भूटान इस दावे का खंडन करते। 2017 में चीन के द्वारा डोकलाम में एक सड़क निर्माण किया जा रहा था। इसका भारत ने विरोध किया क्योंकि भारत व भूटान के बीच 2007 में एक मैत्री संधि हुई, जिसके अनुसार भूटान की रक्षा की जिम्मेदारी भारत पर है। यह क्षेत्र चिकन नेक गलियारे, सिलीगुड़ी गलियारे के निकट है, जो उत्तर पूर्व के राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है, अतः सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है ये। फिर 2013 में भारत व चीन के बीच सीमा सुरक्षा एवं सहयोग समझौता किया गया। उसके अनुसार जब तक सीमा विवाद हल नहीं किया जाता, सीमा पर यथास्थिति को बनाए रखा जाएगा। सड़क निर्माण इस समझौते का उल्लंघन था। लगभग 4 महीने तक तनाव की स्थितियों बनी रही। भारत के द्वारा 2 प्रकार की नीतियां अपनाई गई। जमीन पर सेना को मजबूत रखा गया, साथ ही साथ बातचीत की प्रक्रिया को भी जारी रखा गया। अतः दोनों पक्षों ने अपने को पीछे हटाना एक समझदारी भरा काम समझा। 2020 की घटनाएं। 2020 में भारत और चीन की सीमा पर विभिन्न जगहों पर टकराव की स्थितियां उत्पन्न हो गईं। चीन द्वारा सीमा पर अतिक्रमण किया गया। टकराव के मुख्य स्थान थे दौलत बेग गोल्डी, डेप साग मैदान या चिपचाप नदी, गलवान घाटी, गलवान नदी घाटी, हॉट स्प्रिंग और कोंगका ला या गोगरा। फिर पेंगोंग झील, डिमचुक और चुमार। 14 जून 2020 को गलवान घाटी में हिंसक झड़पें हुई, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हुए। 1975 के बाद यह पहली ऐसी झड़प थी जब कोई सैनिक शहीद हुआ चीन की आक्रामकता के कारण। तो भारत के द्वारा सीमा पर आधारभूत ढांचे का निर्माण किया जा रहा है, जैसे कि दौलत बेग गोल्डी हवाई पट्टी का निर्माण, दरबुक स्योक दौलत बेग गोल्डी हाईवे का निर्माण। फिर कोरोना काल में चीन की भूमिका की आलोचना की जा रही थी, वैश्विक स्तर पर भी और घरेलू स्तर पर भी। इसलिए चीन इस मुद्दे से ध्यान हटाना चाहता था। और एक प्रकार से जब भी चीन अपने घरेलू और बाहरी मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहता है तो भारत पर कार्यवाही कर ही देता। फिर पिछले कुछ समय से भारत का झुकाव यूएसए की ओर चाइना को लग रहा है, जैसे कि क्वेड का निर्माण, इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान। इसलिए भारत पर दबाव बनाना चाह रहा है कौन? चीन। इस विवाद को हल करने के प्रयास। तो 1988 में राजीव गांधी की चीन यात्रा और संयुक्त सीमा कार्यदल का गठन किया गया। 1988 में दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को हल करने की दिशा में संयुक्त कार्यदल ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की स्थापना की समझौता किया गया। 1988 में राजीव गांधी चीन की यात्रा की और भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। उन्होंने 34 वर्ष बाद यानी 1962 के बाद एक प्रकार से चाइना की यात्रा की थी। 1993 में सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए समझौता हुआ। तो 1993 में भारत के प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव ने चीन की यात्रा की और दोनों देशों के संबंधों में नया दौर आया। दोनों सरकारों के मध्य नियंत्रण रेखा समझौता लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हस्ताक्षर हुए, जिसके तहत दोनों देश सीमाओं पर आमने सामने खड़ी सेनाओं को हटाएंगे। 1996 में चीनी राष्ट्रपति जियांग जेमिन की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच सीमा विवाद के हल से संबंधित सैनिक मुद्दों पर विश्वास निर्माण कदम यानी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पर हस्ताक्षर किए गए। 1996 में विश्वास प्रतिनिधियों की यानी मिलिट्री अफेयर्स यानी विश्वास प्रतिनिधियों की नियुक्ति की गई और 22 दौर की वार्ताएं पूरी कर ली गई। वर्तमान में विशेष प्रतिनिधि अजीत डोभाल हैं। भारत चीन सीमा विवाद हल के लिए पॉलिटिकल पैरामीटर एंड गाइडिंग
ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप प्रिंसिपल्स पर 2003 में हस्ताक्षर किए गए। पोलिटिकल पैरामीटर एंड गाइडिंग ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप प्रिंसिपल्स पर 2003 में हस्ताक्षर किए गए। 2005 में चीनी प्रधानमंत्री बेब जियाबाओ की भारत यात्रा के दौरान सामरिक और सहयोगात्मक भागीदारी स्ट्रेटेजिक एंड कोऑपरेटिव पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर हुए। इसके अंतर्गत दोनों देशों ने न केवल संयुक्त सैन्य कार्यवाही एवं नौसैनिक अभ्यास करते आ रहे हैं, बल्कि अनेक अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर सहयोग करते आ रहे हैं, जिनमें आतंकवाद, ऊर्जा सुरक्षा और मौसम परिवर्तन जैसे मुद्दे प्रमुख हैं। 2005 में सामरिक साझेदारी का समझौता हुआ, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का समझौता हुआ 2005 में। राजनीतिक मापदंड व निर्देशक सिद्धांत निर्धारित किए गए, जैसे सीमा निर्धारण के लिए स्पष्ट पहचानने योग्य भौगोलिक संकेतों का प्रयोग करना, सीमा पर रह रहे लोगों के हितों की रक्षा करना। फिर 2012 में भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श एवं समन्वय हेतु एक कार्यकारी तंत्र को स्थापित किया गया, उसके लिए समझौता हुआ। 2013 में सीमा रक्षा सहयोग समझौता हुआ। 2018 में वुहान शिखर सम्मेलन हुआ, वुहान शिखर वार्ता हुई और 2019 में महाबलीपुरम शिखर वार्ता हुई। तो नेक्स्ट दोस्तों, महासागरीय विवाद। तो ये हिंद महासागर से रिलेटेड है बेसिकली। पहला विवाद, तो चीन की गतिविधियां बेसिकली हिंद महासागर में बढ़ गई हैं, जैसे मोतियों की माला की नीति या भारत को घेरने की नीति है। भारत के चारों ओर सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर चीन के द्वारा बंदरगाहों का निर्माण किया जा रहा है। नौसैनिक अड्डों का निर्माण तो म्यांमार के कोको द्वीप पर और अफ्रीका के जिबूती द्वीप पर। फिर चीनी पनडुब्बियों की गतिविधियां बढ़ी हैं तथा चीन के द्वारा आवश्यकता से अधिक क्षमता के जहाजों का प्रयोग किया जा रहा है। इन गतिविधियों ने भारत में निम्नलिखित प्रभाव डाले हैं। पहला, भारत की समुद्री सीमा को खतरा पैदा किया है। समुद्री व्यापार प्रभावित हो रहा है, विशेषकर तेल व गैस का आयात, मत्स्य एवं अन्य संसाधनों का दोहन प्रभावित हो रहा है। हिंद महासागर भारत का प्रभुत्व कम हो रहा है। फिर पड़ोसी देशों से संबंध भी प्रभावित हो रहे हैं। भारत की प्रतिक्रिया, तो हिंद महासागर के तटीय क्षेत्रों या तटीय देशों पर सक्रिय संबंध बनाए जा रहे हैं। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का भारत हिस्सा है। डबल फिश हुक रणनीति, इसके तहत यूएसए के सैन्य अड्डे डियागो गार्सिया का प्रयोग, ओमान के दुकुम बंदरगाह का विकास किया जा रहा है। इंडोनेशिया का सबांग बंदरगाह विकसित किया जा रहा है। डबल फिश हक रणनीति है ये, डबल फिश हुक रणनीति। फिर क्वाड का निर्माण किया जा रहा है। ईरान में चाबहार बंदरगाह का निर्माण किया जा रहा है और मालाबार युद्धाभ्यास किया ही जा रहा है। फ्रांस के रीयूनियन द्वीप का प्रयोग भारत कर सकता है। फिर सागर पहल, तो सागर पहल क्या है? सागर पहल बेसिकली है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। यह 2015 में शुरू होती है। यह हिंद महासागर के लिए भारत की रणनीतिक पहल है। सागर के माध्यम से भारत अपने समुद्री पड़ोसियों के साथ आर्थिक एवं सुरक्षा संबंधों को मजबूत करता है। मिशन सागर, तो मई 2020 में भारत में हिंद महासागर के अपने पड़ोसियों को कोविड महामारी के दौरान दवाइयों एवं मानवीय सहायता उपलब्ध करवाने के लिए मिशन सागर शुरू किया गया। तो सागर इनिशिएटिव अलग है, मिशन सागर अलग है। मिशन सागर ये आर्थिक एवं सुरक्षा संबंधों को मजबूत करता है। कहाँ? पड़ोसी जो समुद्री देश हैं उनसे। और मिशन सागर मई 2020 में आया, ये कोविड रिलेटेड है। तो बेसिकली जो हिंद महासागर के देश हैं वहाँ पर एक प्रकार से दवाइयाँ एवं मानवीय सहायता उपलब्ध कराई गई। प्रोजेक्ट मौसम, तो एक सांस्कृतिक एवं आर्थिक परियोजना है। सांस्कृतिक तो है, साथ ही साथ आर्थिक परियोजना है। इसका लक्ष्य हिंद महासागरीय देशों के साथ सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक संबंधों को मजबूत करना है। दक्षिण चीन सागर विवाद, तो परासल स्कारबोरी स्पार्टले समूह दक्षिण चीन सागर में स्थित हैं, जो कि वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस आदि के अन्य आर्थिक क्षेत्र के भाग हैं। चीन ने इन द्वीप समूहों पर अधिकार कर लिया है। कृत्रिम द्वीपों का निर्माण किया जा रहा है तथा द्वीपों का सैन्यीकरण भी किया जा रहा है। चीन ने लगभग 80% दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा किया है। 80% दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा किया है। प्रभाव क्या है? छोटे देशों के हित प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि चीन के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जा रहा है। दूसरा, चीन अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर रहा है। दक्षिण चीन सागर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है। सैन्यीकरण से महाशक्तियों के बीच टकराव उत्पन्न हो सकता है और वैश्विक व्यवस्था प्रभावित होगी। प्रतिक्रिया,
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चीन के इस दावे को स्वीकार नहीं करता है। नौवहन और वायु परिवहन की स्वतंत्रता का समर्थन किया जाता है। आसियान संगठन के द्वारा नियम आधारित व्यवस्था का समर्थन किया गया है। क्वाड का निर्माण किया जा रहा है और यूरोपीय देशों के द्वारा अपनी नौसेना को भेजा गया है इस क्षेत्र में। आर्थिक विवाद। वर्तमान में द्विपक्षीय व्यापार लगभग 90 बिलियन डॉलर है भारत और चीन के मध्य। भारत का निर्यात लगभग 22 बिलियन है और जो एक प्रकार से इम्पोर्ट है ये 68 बिलियन डॉलर। यानी भारत को 68 बिलियन डॉलर का व्यापारिक घाटा हो रहा है। यह व्यापार चीन की ओर झुका हुआ स्पष्ट है। प्रभाव क्या है? तो चालू खाते का घाटा बढ़ता जा रहा है, जिससे भुगतान संतुलन का खतरा उत्पन्न हो रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का खतरा उत्पन्न हो रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार प्रभावित होते हैं, घरेलू विनिमय उद्योग प्रभावित होते हैं, जिससे रोजगार का संकट उत्पन्न होता है। चीनी उत्पादों की गुणवत्ता खराब होती है, जिससे उपभोक्ताओं के हित प्रभावित होते हैं। फिर चीन के उत्पाद राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा, विशेषकर टेलीकॉम क्षेत्र में। चीन के द्वारा गलत व्यापार नीतियों का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे डंपिंग। वस्तु को अपने देश से कम दाम में बेचते हैं चीन जैसे देश और बाजार पर एक अधिकार कर लेते हैं। तो पहले वस्तुओं को कम दाम में बेचेंगे, जब यहाँ की स्थानीय कंपनियां बर्बाद हो जाएंगी तो फिर अधिक दामों पर बेचना स्टार्ट कर देंगे, तब तो सभी लेंगे। भारत की प्रतिक्रिया। भारत के द्वारा ऐसे चीनी उत्पाद व मोबाइल ऐप प्रतिबंधित किए गए हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है, जैसे टिकटॉक। आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया गया है, जिसके द्वारा आयात पर निर्भरता को कम किया गया है। 5G के परीक्षण में हुआवे कंपनी को अलग कर दिया गया। आर्थिक एवं सामाजिक वार्ता आयोजित की जा रही है, इसमें भारत ने यह मुद्दा उठाया है। चीन में भारत के निर्यातों को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं और भारत RCEP रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से बाहर हो गया। BRI, तो ये बेसिकली BRI का फुल फॉर्म क्या है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो बेल्ट ये सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, जो प्राचीन सिल्क रोड है यहाँ से जाती थी, उसको एक प्रकार से जीवित करने का प्रयास है। तो सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट है ये। रोड और इनिशिएटिव यानी मैरीटाइम सिल्क रोड है बेसिकली इसमें बनाई जा रही है। तो यह बेसिकली ये देखिए पूरा ये ढांचा है इसका। ये इवन इटली तक पहुंच गया था ये, अभी हाल ही में इटली से बाहर हुआ है लेकिन पहुंच गया था। यह आधारभूत ढांचे की एक महत्वाकांक्षी चीनी परियोजना है, जिसमें जल व थल मार्ग में चीन को यूरोप, एशिया, अफ्रीका, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर से जोड़ा जा रहा है। इसके दो घटक हैं, सिल्क रोड आर्थिक बेल्ट और समुद्री सिल्क मार्ग। इसके तहत विभिन्न परियोजनाओं को विकसित किया जा रहा है। हाईवे, रेलवे, औद्योगिक पार्क, ऊर्जा परियोजनाएं, ट्रांसमिशन लाइन, ब्रॉडबैंड लाइन आदि। समुद्र में बंदरगाहों का निर्माण, जहाज मरम्मत केंद्र, माल गोदाम आदि विकसित किए जा रहे हैं। लगभग 100 देश इसमें शामिल हैं। उद्देश्य क्या है? पहला है आर्थिक उद्देश्य, तो निर्यात के लिए नए बाजार उपलब्ध होंगे, चीनी कंपनियों के निवेश के अवसर मिलेंगे, चीन की मुद्रा की स्वीकार्यता को बढ़ाया जाएगा। इसके माध्यम से चीन की वित्तीय संस्थानों के द्वारा ऋण उपलब्ध करवाए जाएंगे। सामरिक महत्व, तो चीन स्वयं को महाशक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता है। सदस्य देशों के निर्णय को चीन प्रभावित करेगा और USA, रूस और भारत जैसे देशों के प्रभुत्व को कम करना उसका उद्देश्य। प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव, तो आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, जिससे रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। नकारात्मक, सदस्य देशों की संप्रभुता प्रभावित होती है, सदस्य देश ऋण जाल में फंस चुके हैं, फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका और पाकिस्तान। फिर इन देशों के क्षेत्रों पर चीन का अधिकार होता जा रहा है, जैसे हम्बनटोटा बंदरगाह 99 वर्षों की लीज के लिए श्रीलंका ने दे दिया है कि इसको चीन को। 10 देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल नेपाल। इससे पर्यावरण को नुकसान होता है, स्थानीय लोगों का शोषण किया जा रहा है और महाशक्तियों के बीच टकराव बढ़ेगा। भारत की प्रतिक्रिया। भारत ने BRI परियोजना का विरोध किया क्योंकि इसका एक भाग चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर POK से गुजरता है। इस क्षेत्र में चीन की गतिविधियां भारत की संप्रभुता को खतरा है। इस परियोजना के नकारात्मक प्रभावों को भारत ने ही रेखांकित किया है। भारत, USA, जापान के द्वारा मिलकर एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर की स्थापना की जा चुकी है। भारत ब्लू डॉट नेटवर्क का सदस्य बना है, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है। यह आधारभूत ढांचे की परियोजना की व्यवहार्यता को इंगित करती है। फिर G7 समूह के द्वारा हाल ही में बिल्ट बैक बेटर वर्ल्ड पहल की शुरुआत की गई है, जिसे BRI के रूप में प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। यूरोपीय संघ द्वारा ग्लोबल गेटवे नामक पहल की शुरुआत की गई, जिसके तहत 300 बिलियन यूरो 2027 तक खर्च करके ढांचे का निर्माण किया जाएगा।
ब्रह्मपुत्र नदी विवाद। तो बेसिकली इसमें क्या किया जा रहा है, तो नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी विवाद। ब्रह्मपुत्र सांगपो जो एक ट्रांस बाउंड्री नदी है, यानी कि 2 या 3 राज्यों से होकर गुजरती है, इन द सेंस की चीन से निकलती है, भारत और बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है, की धारा को चीन नियंत्रित करना चाहता है। बीजिंग का तर्क है कि यदि राष्ट्रीय हित यारलांग सांगपो ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख जलधारा परिवर्तन परियोजना की मांग करेगा तो चीन इस प्रकार की परियोजना को भी अपने अधीन पूरा करने के लिए तैयार है। चीन भारत की सीमा के निकट तिब्बत के नामचा बारवा में लगभग $1.3 बिलियन का निवेश झागमू बांध परियोजना का निर्माण कर रहा है, जो दुनिया की सबसे बड़ी चीनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का पहला चरण है। यह परियोजना दुनिया की सबसे अधिक तकनीकी और आश्चर्यजनक मानी जाने वाली चीनी परियोजना थ्री गॉर्जियस डैम की बिजली क्षमता की दोगुनी से अधिक क्षमता वाली है। इसमें थ्री गॉर्जियस जैसे 2 या 3 बांध होंगे। चीन ने तर्क दिया है कि यह विशुद्ध आर्थिक पक्ष है, इसमें सामरिक पक्ष शामिल नहीं। ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन द्वारा बांधों का निर्माण किया जा रहा है, इसका भारत ने विरोध किया है, क्योंकि इससे नदी के जल को नियंत्रित किया जाता है तथा भारत में बाढ़ व सूखे की समस्या उत्पन्न की जाती है। भारत के द्वारा चलाई जा रही जल विद्युत परियोजना प्रभावित होती है, नदी के पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान होगा और बांग्लादेश के साथ जल बंटवारे को लेकर विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। तिब्बत के संसाधनों का चीन द्वारा दोहन किया जा रहा है और यह भूकंप संभावित क्षेत्र है, इसलिए पाकिस्तान ऐसी एक्टिविटी यहाँ ना करे। अब हम लोग भारत व चीन संबंध नेहरू युग से मोदी युग की तरफ देखेंगे। तो 1949 से 54 के बीच चीन की प्रारंभिक अनुक्रिया भारत के प्रति सकारात्मक थी। 1 अक्टूबर 1949 को चीन में साम्यवादी सरकार की स्थापना के तुरंत बाद भारत ने 1 अप्रैल 1950 को राजनयिक मान्यता दी। चीन को संबंधों की बुनियाद सहयोग एवं मैत्री पर आधारित थी, इसी कारण हिंदी चीनी भाई भाई का नारा सामने आया। सन 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू चीन की यात्रा की दोनों देशों के बीच सकारात्मक प्रवृत्तियां पराकाष्ठा पर पहुंची। भारत के पंडित नेहरू व चीन के प्रधानमंत्री जाओ इन लाओ के मध्य 29 अप्रैल 1954 को शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के 5 सिद्धांतों पर हस्ताक्षर हुए तथा घोषणा भी की गई। ये 5 सिद्धांत गुटनिरपेक्ष आंदोलन की विचारधारा की स्पष्ट अभिव्यक्ति थे। पंचशील को 29 एफ्रो एशियन देशों के अप्रैल 1955 के बांडुंग सम्मेलन में जारी घोषणा पत्र में घोषित अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सहयोग के 10 सिद्धांतों में शामिल किया गया। इस सार्वभौमिक प्रासंगिकता पर तब बल दिया गया जब इसके सिद्धांतों को भारत, यूगोस्लाविया और स्वीडन द्वारा प्रस्तुत शांतिपूर्ण सहअस्तित्व पर एक प्रस्ताव में शामिल किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 दिसंबर 1957 को सर्वसम्मति से पंचशील को अपनाया गया। सन 1955 में बांडुंग में आयोजित एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस भारत और चीन के लिए महत्वपूर्ण घटना थी। इसके बाद ये दोनों प्रतिकूल लीग पर चल पड़े। चाओ एन लाई को एयर इंडिया के हवाई जहाज द कश्मीर प्रिंसेस से हांगकांग से बांडुंग जाना था। पर दूसरी तरफ संयुक्त राज्य एवं ब्रिटेन ने यह हवाई जहाज उड़ाने की योजना बनाई थी। चीन सरकार को इस योजनाबद्ध हिंसा षड्यंत्र की पहले से जानकारी मिल गई थी, इसलिए चाओ इन लाओ गुप्त रूप से किसी अन्य विमान से बर्मा के रास्ते बांडुंग पहुंचे। विमान आने की योजना जानबूझकर बनाई गई थी ताकि भारत और चीन के बीच संबंधों में खटास पैदा की जा सके। नेहरू ने बांडुंग कॉन्फ्रेंस में एफ्रो एशियन नेताओं से चाओ इन लाओ का परिचय कराया, इससे चीन के गर्व एवं संवेदनाओं को आघात पहुंचा। देख रहे हैं घटनाओं के नकारात्मक परिणामों का सन 1955 से ही भारत चीन संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगा। चीन ने सन 1955-56 में भारत के जम्मू कश्मीर में लद्दाख के एक भाग अक्साई चीन में सड़क आने का कार्य स्टार्ट कर दिया। सन 1959 में भारत चीन सीमा पर चीन की आपत्तिजनक गतिविधियां बढ़ने लगी तथा भारत ने जवाबी कार्यवाही में सीमा चौकियां बनानी शुरू कर दी, तो भारतीय सुरक्षा बलों और चीनी सीमा गार्डों के बीच नोक-झोंक बढ़ने लगी। छुटपुट लड़ाइयां भी शुरू हो गईं, जिनमें भारतीय अधिक हताहत हुए। सबसे महत्वपूर्ण मुठभेड़ सन 1959 में लांगुज की घटना थी। इसके बावजूद सीमावर्ती वार्ताएं जारी रहीं। नेहरू व चाओ इन लाओ के बीच 1957 से 60 के बीच कोई समझौता नहीं हो पाया। भारत चीन के मध्य तनाव बढ़ता गया और अंत में युद्ध छिड़ा और भारत की पराजय।
1962 की चीन भारत की लड़ाई में भारत की पराजय का भारतीय विचारधारा एवं विदेश नीति पर प्रभाव पड़ा। भारत की विदेश नीति विश्व की वास्तविक राजनीति रियल पॉलिटिक्स की धारणा की ओर मुड़ गई। भारत चीन के सैनिक संघर्ष के विश्लेषण का कार्य भारतीय सेना के वरिष्ठ कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हेंडरसन ब्रुक को सौंपा गया। इसकी रिपोर्ट अभी तक वर्गीकृत नहीं हुई है। चाइना ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की तथा भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के संबंध में किए गए दावे को देखते हुए प्रभुत्व दबदबे वाली स्थिति से पीछे हटने पर राजी हो गया। इसे वास्तविक नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के रूप में जाना जाता है। वास्तविक नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत चीन युद्ध 1942 के बाद अस्तित्व में आई। वर्तमान में भारत चीन युद्ध के 60 साल बाद भी भारतीय एवं चीनी सेनाएं इस सीमा रेखा के आर पार डटी हुई हैं और समय समय पर यहाँ कार्यवाही निरंतर जारी। श्रीमती इंदिरा गांधी ने जुलाई 1976 में राजदूत स्तर पर चीन के साथ कूटनीतिक संबंध बहाल किए जो 1962 में खत्म हो गए थे। फरवरी 1979 में अटल बिहारी वाजपेयी ने चीन की यात्रा की। इस समय अटल बिहारी वाजपेयी भारत के विदेश मंत्री थे। 26 वर्ष बाद भारत के विदेश मंत्री की पहली बीजिंग यात्रा थी। इससे पहले पंडित नेहरू कहाँ गए थे? बीजिंग गए थे। बीजिंग में वाजपेयी ने विवादों को छेड़ने का सुझाव देते हुए बीजिंग में वाजपेयी ने विवादों को छोड़ने का सुझाव देते हुए संबंधों में सुधार करने का प्रयास किया। इन प्रयासों से मात्र 30 वर्ष पूर्व 14 वर्ष के अंतराल के बाद राजदूत स्तर पर चीन के साथ श्रीमती इंदिरा गांधी ने कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। उस समय के आर के नारायण बाद में भारत के राष्ट्रपति बने, जो भारत में भारत के राष्ट्रपति बने को चीन का राजदूत बनाकर भेजा गया था। राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में भारत चीन संबंधों पर प्रमुख ध्यान दिया गया। वरिष्ठ राजनयिकों द्वारा तैयार आधारभूत संरचना के बाद राजीव गांधी ने दिसंबर 1988 में चीन की यात्रा की। 25 वर्षों से अधिक लंबे अंतराल के बाद यह भारत के प्रधानमंत्री की पहली चीन यात्रा थी। बीजिंग ने राजीव गांधी को सर्वोच्च सम्मान दिया। इस समय चीन का नेतृत्व डेंग जाओपिंग के हाथों में था। भारत चीन ने सीमा विवाद से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने और सुलझाने का आधार तैयार करने के लिए संयुक्त कार्यकारी दल गठित करने का निर्णय लिया। इसका नेतृत्व चीन के उप विदेश मंत्री तथा भारत के विदेश सचिव द्वारा करने का निर्णय हुआ। राजीव गांधी की इस यात्रा सन 1989 से चीन भारत के बीच सकारात्मक आदान प्रदान के लिए आधार तैयार हो गया। हालांकि इस अवधि के दौरान तनावपूर्ण घटनाएं भी होती रहीं। भारत ने डेग द्वारा व्यवहारिक एवं सकारात्मक संकेत देने का समर्थन किया। डेंग जाओपिंग द्वारा तिब्बती अलगाववादी आंदोलन की अनदेखी की। भारत ने इस बात पर बल दिया कि तिब्बत को मान्यता देने के संबंध में नई दिल्ली की नीति में कोई परिवर्तन नहीं आया। तिब्बत चीनी गणराज्य का एक स्वायत्त क्षेत्र है और रहेगा। 1991-94 तक की अवधि के दौरान नई दिल्ली और बीजिंग ने भारत चीन सीमा विवाद के समाधान के लिए सकारात्मक कदम उठाए। चीनी नेता डेंग जाओपिंग ने समायोजन और सहानुभूति के आधार पर सीमा विवाद सुलझाने की इच्छा जाहिर की। भारत ने इस तथ्य को देश से स्वीकार किया कि मैकमोहन जो 1914 में भारत चीन के मध्य स्थापित की गई थी, तब भारत जिस पर कठोर रवैया अपनाया था, वास्तव में सही ढंग से मानचित्र पर निर्धारित नहीं की गई। 1991 और 93 के बीच वार्ताओं के 4 दौर के बाद जब 1993 में सितंबर 1994 में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव बीजिंग गए, तब वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति बनाए रखने के संबंध में द्विपक्षीय समझौता हुआ और हस्ताक्षर किए गए एवं परस्पर विश्वास उत्पन्न करने के लिए उपायों को अंतिम रूप दिया गया। सन 1988 से 89 तक, इसके बाद सन 1991 से 93 तक भारत चीन के बीच परस्पर विचार विनिमय होता रहा। यद्यपि भारत चीन संयुक्त कार्यकारी दल 1988 में गठित एवं विशेष समूह भारत चीन समझौते के क्रियान्वयन के संबंध में प्रयासरत रहे। अटल बिहारी वाजपेयी ने चीन के साथ संबंधों में सुधार लाने की प्रक्रिया आरंभ की। 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण किए, जो चीनी राष्ट्रपति जियांग जैमिन ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, दक्षिण एशिया में अस्थिरता का माहौल पैदा होगा। उन्होंने भारत को दक्षिण एशिया में प्रभुत्वकारी शक्ति की संज्ञा दी। चीन निरंतर भारत की दक्षिण पूर्वी एशियाई यानी लुक ईस्ट नीति को लेकर भारत पर यह आरोप लगाता रहा कि उसकी इस नीति का तात्पर्य लुक टू इनसर्किल चाइना यानी चाइना को घेरने की नीति है। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की पूर्वी एशियाई देशों की यात्रा को उसने मिशनरी ट्रिप नाम दिया। इसका मकसद चीन के विरुद्ध नए रणनीतिक साझेदारों का तलाश करना और भू राजनीतिक एवं आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त कर भारत इस क्षेत्र में महाशक्ति के सत्व में खड़ा
करना चाहता है खुद को। चीन का आरोप है कि जापान, भारत और वियतनाम के मध्य नई साझेदारी का उद्देश्य दक्षिण चीन सागर में चीनी उद्देश्यों को नुकसान पहुंचाना, और चीन का मानना है कि भारत और वियतनाम को चीन के विरुद्ध संरक्षण नहीं दे सकता है। तो चीन का मानना है कि भारत वियतनाम को चीन के विरुद्ध संरक्षण नहीं दे सकता है, लेकिन वियतनाम में इसकी उपस्थिति यदि हनोई दिल्ली को अपना नौसैनिक बेस उपलब्ध कराता है तो चीन के साथ तनाव जरूर पैदा होगा। भारत का मानना है कि भारत की लुक ईस्ट नीति शीत युद्ध काल की भारतीय नीति की असफलता का बाई प्रोडक्ट है। नरेंद्र मोदी की सत्ता में आने पर जब भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी चीन की यात्रा पर गए तो उनकी यात्रा बीजिंग से शुरू न होकर गुआंगडांग या गुआंगझू से शुरू हुई, जो भारत के ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंधों की गवाह है, क्योंकि बौद्ध, जिन्हें चीन में तामू कहा जाता है, सबसे पहले 6वीं शताब्दी में गुआंगडांग के तट पर पहुंचे थे। राष्ट्रपति की यात्रा के कुछ समय पहले ही चीन ने भारत द्वारा जैसे मोहम्मद के सरगना आतंकी मौलाना मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रस्ताव पर वीटो कर दिया था। इस मुद्दे पर दोनों देशों के बीच यात्रा के दौरान कोई चर्चा नहीं हुई। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आए एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के मसले पर प्रधानमंत्री मोदी से विशेष आग्रह किया, क्योंकि चीन के वीटो की वजह से और उनके द्वारा पाकिस्तान को एनएसजी का बनाने की इच्छा के कारण भारत को एनएसजी की सदस्यता प्राप्त करने में सफलता मिलती रही है। इस पर भी भारत को सफलता एक प्रकार से नहीं मिली। चीन ने डोकलाम 2017 के जरिए भारत को चुनौती देने की कोशिश की। चीन ने 73 दिनों तक ट्राई जंक्शन के डोकलाम पर भारत को चुनौती दी। इसके बाद दोनों देशों ने सेनाएं पीछे हटाई। भारतीय सेना के प्रमुख द्वारा सलामी स्लाइसिंग से संबंधित बयान दिया गया। सलामी स्लाइसिंग का तात्पर्य है कि चीनी सेना द्वारा धीरे धीरे भारतीय भूभाग पर कब्जा जमाना और भारत की सैनिक क्षमता को परखना। चीन ने डोकलाम से हटने के कभी संकेत नहीं दिए। चीन के विदेश मंत्री ने 3 बातें रखी। चीन ने बयान दिया कि भारत ने अपने सैनिकों को हटा लिया है। डोकलाम क्षेत्र में हम अपनी पेट्रोलिंग जारी रखेंगे। चीन अपनी संप्रभुता, अखंडता एवं सीमा की सुरक्षा के लिए जो जरूरी है वह करेगा। इसका आशय है कि चीन ट्राई जंक्शन के आसपास सैन्य गतिविधियों को कम नहीं रखेगा। चीन भूटान के 7 हिस्सों पर दावा करता है, जिसमें से 4 पर कई बार विवाद की स्थिति बन चुकी है। डोकलाम पठार भूटान का हिस्सा है, लेकिन चीन इस पर अपना दावा ठोकता है। चीन यहीं से सड़क बना रहा है और डोकलाम की ओर जाना चाह रहा है। तकनीकी रूप से डोकलाम ट्राई जंक्शन चिकन नेक पर स्थित है, लेकिन चीन का मानना है कि ट्राई जंक्शन डोकलाम से लगभग 18 किलोमीटर दूर गाएचेन में है। इसी बहाने चीन 18 किलोमीटर और नीचे आना चाहता है, जिससे भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर की दूरी कम की जा सके। ट्राई जंक्शन से सिलीगुड़ी कॉरिडोर केवल 50 किलोमीटर दूर रहता है। यह कॉरिडोर पूर्वोत्तर राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है। चीन डोकलाम में सैन्य ठिकाना बनाता है तो उसकी पहुंच सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक आसानी से हो जाएगी, और चीन उसी तरह से सड़क भी बना रहा। जिस प्रकार की सड़क सोवियत संघ ने 1990 के दशक में सलांग हाईवे के रूप में अफगानिस्तान में बनाई थी, ऐसी सड़क 40 टन के मिलिट्री वाहन, लाइटमैन बैटल टैंक और तोपों का वजन सह सकती है। चीन ने तिब्बत में 35 टन के लाइटमैन बैटल टैंक का परीक्षण किया। यह टैंक पहाड़ी इलाकों में ऑपरेशन के लिए है। इसी ने भारत के रक्षा मंत्रालय का ध्यान डोकलाम की ओर खींचा। चीन डोकलाम पर ब्रिटिश चीन की संधि का आश्रय लेता रहा है, जबकि भारत 2012 के एग्रीमेंट। इसके अलावा भारत की भूटान के साथ 2007 की भी संधि है, जिसके तहत दोनों देश अपनी जमीन को ऐसी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे जो एक दूसरे के लिए खतरा बने। इंडिया भूटान फ्रेंडशिप ट्रीटी भारत भूटान मैत्री संधि के अनुच्छेद 2 में उल्लेख है कि दोनों सरकारें राष्ट्र हित से जुड़े मुद्दों पर एक दूसरे का सहयोग भी करेंगी। इसी संधि के तहत ही भारतीय सेना ने भूटान को मदद की, लेकिन चीन ने कूटनीतिक चातुर्य दिखाया और भारतीय सेना को हटाने में कामयाबी हासिल की। चीन दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ डिप्लोमेसी बाय टेरर की नीति अपनाना चाह रहा है। भारत को इसे समझना होगा और रणनीति बनानी होगी। चीन ने एलएसी के पास रनवे, मिसाइल बेस और पुल का निर्माण किया। मई 2023 में प्राप्त सैटेलाइट तस्वीरों से तथ्य सामने आया है कि चीन ने एलएसी के पास नगारी कुनासा में विमान और सैन्य अभ्यास के लिए नए भवन का निर्माण किया है। लड़ाकू विमानों की सुरक्षा के लिए मजबूत शेल्टर बनाए हैं और 3 चीनी एयरफील्ड को
विश्लेषण के लिए चुना है। ये एयरफील्ड चीन के होटान और न्यारी गुनासा और तिब्बत के लहासा में है। होताना और नगारी गुनासा क्रमशः लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के करीब है। चीनी सेना के लिए नगारी गुनासा प्रमुख रसद केंद्र के तौर पर काम कर रहा है।